नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपर्दन के अन्य कारकों के समान पवन भी अपर्दन तथा निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है, परंतु हिमानी या सरिताओं के परिवहन कार्य से पवन का जो कार्य है वो सर्वथा भिन्न होता है। पवन की प्रवाह दिशा में भिन्नता तथा अनिश्चितता के कारण उसका परिवहन भी किसी भी रूप में किसी भी दिशा में हो सकता है। वैसे पवन का कार्य अत्यधिक विस्तृत होता है, परंतु अर्ध शुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन अपर्दन का एक सक्रिय कारक होती है। यद्यपि मरुस्थल तथा शुष्क मरुस्थलों में अंतर स्थापित करना कठिन कार्य है, परंतु वर्षा के आधार पर वे भाग अर्ध शुष्क मरुस्थल होते हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा 10 से 20 इंच या 25 से 50 सेमी तक होती है तथा मरुस्थल भागों में वर्षा 10 इंच या 25 सेमी से भी कम होती है। मरुस्थलीय भागों में अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से आंतरिक होता है तथा नदियों का विकास मरुस्थलों के अंदर ही होता है। विश्व के जो महान मरुस्थल हैं उनमें सहारा मध्य एशिया का मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये बड़े मरुस्थल है। पवन के अपर्दनात्मक कार्य इन्हीं में होते हैं। अब देखो पवन का अपर्दनात्मक कार्य कैसे होता है। पवन का अपर्दन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से भौतिक या यांत्रिक रूपों में ही संपादित होता है। मरुस्थलों में रासायनिक कार्य कुछ सीमा तक अल्पकालिक सरिताओं तथा वर्षा के जल द्वारा होता है। वर्षा द्वारा भी यांत्रिक अपर्दन ही अधिक होता है। मरुस्थलीय भागों में अपर्दन का कार्य अपक्षय से अधिक प्रभावित होता है। अब देखिए, शुष्क मरुस्थलियों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन हो जाने से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। इन असंगठित चट्टानों को पवन आसानी से अपर्दित कर देती है। पवन द्वारा अपर्दन का कार्य 3 रूपों में होता है। अपवाहन, ये जिसे उड़ाना कहते हैं, पवन अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। अपघर्षण, अपघर्षण का कार्य सतह से थोड़ी ऊंचाई पर 6 फीट की दूरी पर 6 फीट तक ऊंचाई तक अधिक सक्रिय होता है। न तो ये सतह पर अपघर्षण हो पाता है और नहीं अधिक ऊंचाई पर हो जाता है। सन्निकर्षण, जो टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े हैं वो आपस में टकरा करके टूट जाते हैं, उसे सन्निकर्षण कहते हैं। पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में पवन का वेग, रेत तथा धूलिकणों की मात्रा एवं स्वभाव, शैलों की संरचना, वहाँ की जलवायु आदि कारक उसे प्रभावित करते हैं। अब अपर्दन से निर्मित स्थूल रूपों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले अपवाह बेसिन या वात गर्त। सतह के ऊपर असंगठित तथा कोमल शैलों को पवन अपने अपवाहन या उड़ान की क्रिया से प्रभावित करके उसे ढीले कणों को उड़ा करके ले जाती है और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार, उसमें छोटे छोटे गर्तों का आविर्भाव हो जाता है और धीरे धीरे इनका आकार तथा गहराई दोनों बढ़ती जाती है। परंतु इन गर्तों की गहराई अंतिम सीमा भौम जल स्तर द्वारा निर्धारित होती है। चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है, अतः इन्हें पवन गर्त या वात गर्त के नाम से जाना जाता है। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का पारिभाषिक शब्द है जिसका तात्पर्य पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। वास्तव में विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्रों में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे टीले इस तरह लगते हैं मानो सागर स्थित द्वीप हों। इन्हें हम इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं और कई जगह इन्हें बोनहार्ट भी कहा जाता है। छत्रक या शिला, मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर सेल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत रूप में मिलती है तो उस पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार के मरुस्थल रूपों का निर्माण होता है। तीव्र पवन के साथ रेत तथा धूलिकणों की प्रचुरता पवन के निचले स्तर पर अर्थात 6 फीट की ऊंचाई तक ही होती है। ऊपर जाने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है।
यदि पवन एक ही दिशा में चलती है तो चट्टान का कटाव केवल एक ही दिशा में होता है, परंतु यदि पवन कई दिशाओं में चलती है तो चट्टान का निचला भाग चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहने के कारण अधिक विस्तृत रहता है। इस तरह एक छतरीनुमा स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इसे फिट्सफेल्सन के नाम से जानते हैं और इसे पेडस्टल सेल भी कहते हैं। भूस्तंभ शुष्क प्रदेशों में जहां असंगठित तथा कोमल सेलों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी सेलों का आवरण होता है, वहीं पर इस आवरण के कारण नीचे की कोमल सेल का अपर्दन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपरी कठोर सेल के आवरण से निचली कठोर सेल संरक्षण प्राप्त करती है, परंतु समीपी कोमल चट्टान का अपर्दन होता है, जिस कारण अगल बगल की सेल कटकर हट जाती हैं। ज्यूजेन मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल सेलों की परत ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपर्दन के कारण विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, जो ढक्कनदार दमाद के समान होते हैं, अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है, परंतु इन स्थल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर सेल का आवरण होता है तथा इनका ऊपरी भाग समतल होता है। ऐसे मरुस्थलों को ज्यूजेन के नाम से जाना जाता है। यारडांग की रचना भी ज्यूजेन के समान ही होती है, लेकिन ये इसकी विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर सेलों की अपेक्षा मुलायम सेलों को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कठोर सेलों के मध्य कोमल सेलों के अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन सेलों को पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालियां बन जाती हैं और ये यारडांग प्राय पवन की दिशा के समानांतर रूप में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट और चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। ड्राई काउंटर पथरीली मरुस्थली सतहों पर बड़े शिलाखंडों के पवन के अपर्दन द्वारा खरोच पड़ जाती है, जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर के चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है, जिसका एक फल या फलक भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष फलक 3 बाहर की तरफ होते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर निकले हुए फलकों को टुकड़े त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई काउंटर कहलाते हैं। जाली या जालक या जालीदार शिला मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, अर्थात जिनके विभिन्न भागों में कठोरता की पर्याप्त भिन्नता होती है, तो पवन रेत के कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा सेल के कोमल भागों को अपरदित करके उड़ा ले जाती है, परंतु कठोर भाग यथास्थान स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अपर्दन के कारण सेल भाग में जाली का निर्माण हो जाता है, जिससे जालक या जालीदार शिला कहते हैं। पुल या खिड़की जालीदार शिला पवन के अपर्दन के पवनोन्मुखी भाग छिद्र हो जाता है और धीरे धीरे छिद्र से विघटित पदार्थ उड़ उड़ करके विस्तृत करती रहती है। एक लंबे समय से अपर्दन के कारण छिद्र सेल में आर पार हो जाता है, जिसे हम पवन वातायन या पवन छिद्र कहते हैं, पुल या खिड़की कहते हैं। पवन द्वारा परिवहन के कार्यों में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पवन एक दिशा में नहीं चल करके कई दिशाओं में चलती है। पवन का परिवहन अधिक दूरी तक विस्तृत होता है। इस तरह पवन के अन्य कारकों की तरह पवन का परिवहन अपर्दन के स्थान पर नहीं सीमित रहता है। वो पवन द्वारा परिवहन बहुदिशी होता है। निक्षेपात्मक कार्यों में तीव्र वेग से चलने वाली पवन परिवहन की सामर्थ्य अधिक होने से अपने साथ अधिक मात्रा में पदार्थों का परिवहन करती है। जैसे ही पवन की वेग में कमी आती है, इनकी परिवहन सामर्थ्य घट जाती है और मार्ग में अवरोध, वनों, झाड़ियों, दलदल, नदी, जलाशयों, दीवालों आदि की उपस्थिति हो जाने पर अवरोध के कारण पवन का वेग कम हो जाता है और पदार्थों का विभिन्न रूपों में निक्षेप होने लगता है। निक्षेप जनित स्थल रूपों में बालू का स्तूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बालू का स्तूप पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहते हैं।
इन स्तूपों का आकार तथा स्वरूप पर्याप्त अंतर मिलता है। यदि बालू का स्तूप रेगिस्तानी भागों में प्रमुख स्थल रूप है, परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इनका विस्तार केवल रेगिस्तानों तक ही सीमित होता है। जहाँ कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतनी शक्तिशाली होती है कि इनकी निक्षेपित करके स्तूपों का निर्माण कर लेती है, वहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। इस तरह बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भाग, झीलों के रेतीले तट पर भी पाया जाता है। बालू का स्तूप कहाँ बनेंगे? सर्वप्रथम रेत की अधिकता होनी चाहिए, तीव्र पवन वेग होना चाहिए, पवन वेग में मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना चाहिए, निर्माण के लिए उचित स्थान की आवश्यकता होती है। अब जो पवन स्तूप है, बालू का स्तूप, इनको कई वर्गीकरण किए गए हैं स्थिति के आधार पर। सागर तटीय बालू का स्तूप जो सागर के पास होंगे, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मरुस्थल के पास होंगे, नदी तटीय स्तूप आकार के आधार पर अनुदैर्घ्य पवनवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ आड़े बालू का स्तूप और परवलिक बालू का स्तूप। इस तरह से इनका विभाजन किया गया है। एक लोयस मिट्टी होती है और बरखान होता है। बरखान अर्धचंद्राकार, बरखान भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से ही विशिष्ट रूप होता है। इसका आकार चापाकार या नवचंद्राकार होता है। तुर्कमेनिस्तान में तुर्किस्तान में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा तथा समकोण में निर्मित होते हैं। इनका पवनोन्मुखी ढाल उत्तल एवं पवनमुखी ढाल अवतल होता है। शिखर की ओर ये पूर्ण विकसित दो सींग होते हैं जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली होती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे। इनका निर्माण उस समय होता है जबकि रेत की आपूर्ति एवं पवन के वेग दोनों सामान्य हो। लोयस पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। यह सर्वप्रथम इसका अध्ययन जर्मनी के विद्वान रिस्टोफेन द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। अत्यधिक लोयस के निर्माण के कारण ही चीन की जो हंगहो नदी है उसको चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।